हाय फ्रेंड्स, ये हमारी मोहब्बत की अधूरी दास्तान कहानी का 15वां एपिसोड है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले वो देखिए, तभी आपको कहानी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रानू लोगों को तो बात करने से तो रोक नहीं सकती है, उनकी बातें रानू को तीर की तरह चुभ रही थी। रानू ने काव्या की बेइज्जती करने के बारे में सोचा था, लेकिन आज उसने सोचा था वह सब कुछ उल्टा हो रहा था। वो उसकी लाखों की ड्रेस देखकर हैरान थी कि यह इतने पैसे कहाँ से लाए। काव्या के सामने रानू एकदम फीकी लग रही थी। रानू की नज़र में काव्या तब और ज्यादा सुंदर दिख रही थी जब उसके साथ उसका पागल बेटा साथ आ रहा था। रानू ने जब देखा कि आदित्य बिना पलक झपक सिर्फ काव्य को ही देख रहा है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे उसकी सारी प्लानिंग फेल होती नजर आ रही थी और काव्या उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फेरने के लिए आए हो। उसे लगा कि काव्या यहाँ और ज्यादा देर रुकी तो वह यहाँ जोकर बनकर रह जाएगी। रानू ऐसे सब कुछ बेकार नहीं होने दे सकती। उसने बहुत सारी प्लानिंग की थी ताकि वह काव्या को बेइज्जत कर सके। रानू ने खुद को संभाला और आरव की तरफ एक झूठी ममता दिखाते हुए उससे पूछने लगी, आरव बेटा तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए। इस समय पर सभी लोग तुम्हारे लिए परेशान थे, स्पेशली मैं, और तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। रानू ने वहां हो रही शांति को अपने शब्दों से तोड़ा और सभी लोगों का ध्यान फिर से आरव के गायब होने पर लगा दिया और वह आदित्य के पास जाकर खड़ी हो गई ताकि लोगों को लगे कि आदित्य की बीवी वह है, काव्या नहीं। लेकिन उसे पता नहीं था कि 4 साल का आप उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। आरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आरव काव्या को खींचकर आदित्य के पास आ गया और उसने अपने एक हाथ से तो काव्या का हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो जो उसने पहले पेंटिंग बनाई थी अब वह पूरी हो चुकी थी। आदित्य और काव्या के साथ साथ पार्टी में सभी लोग आरव की इस हरकत से हैरान थे। आरव ने एक परफेक्ट फैमिली की तरह एक हाथ से अपनी मां का हाथ और दूसरे हाथ से अपने पापा का हाथ पकड़ रखा था। से आरव के गायब होने पर लगा दिया और वह आदित्य के पास जाकर खड़ी हो गई ताकि लोगों को लगे कि आदित्य की बीवी वह है, काव्या नहीं। लेकिन उसे पता नहीं था कि 4 साल का आप उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। आरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आरव काव्या को खींचकर आदित्य के पास आ गया और उसने अपने एक हाथ से तो काव्या का हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो जो उसने पहले पेंटिंग बनाई थी अब वह पूरी हो चुकी थी। आदित्य और काव्या के साथ साथ पार्टी में सभी लोग आरव की इस हरकत से हैरान थे। आरव ने एक परफेक्ट फैमिली की तरह एक हाथ से अपनी मां का हाथ और दूसरे हाथ से अपने पापा का हाथ पकड़ रखा था। तभी आदित्य की मां आरव के पास आई। उसने आरव से पूछा, आरव तुम कहाँ गए थे इस समय पर? तुमने ऐसी शरारत क्यों की? उसने उन दोनों का हाथ पकड़े ही अपनी दादी को जवाब दिया, दादी मैंने मम्मा को बाहर आते हुए देख लिया था, इसीलिए मैं बाहर चला गया था। मम्मा शब्द सुनते ही रानू के चेहरे के होश उड़ गए। काव्या ने सभी लोगों को इग्नोर किया और उसने नीचे झुककर आरव को अपनी गोद में उठाया। वह हर लम्हा याद करने लगी जो उसने खो दिया था। वह इस बात से अनजान थी कि आदित्य कब से सिर्फ उसी को देख रहा है। वह आज काव्या की खूबसूरती को देखकर हैरान था। ऐसा लग रहा था सालों की किसी पिंजरे में कैद एक परी आज निकली हो। हर कोई उसकी खूबसूरती को देखकर अट्रैक्टिव हो रहा था। उसकी नज़र काव्या पर से हट ही नहीं रही थी। उसने काव्या की इतनी खूबसूरती कभी नहीं देखी थी। आदित्य की आंखों में सिर्फ काव्या का चेहरा दिखाई दे रहा था। आरव ने अपनी दादी को जवाब देकर सब कुछ क्लियर कर दिया था। सभी लोगों को समझ आ चुका था कि यारों ने अचानक अपनी मां को देखा तो वह सिर्फ उसी के साथ समय को भूल गया था। आरव जैसे 4 साल के बच्चे को अचानक अपनी मां से मिलना और इतना समय भूलना लाजमी था। फिर आदित्य की मां ने मुस्कुराते हुए आरव की तरफ देखा और उसे बुलाते हुए कहा, सब छोड़ो, अब आरव वापस आ।
ही गया है तो सेलिब्रेशन फिर से स्टार्ट करते हैं। आरव यहाँ आओ बेटा, हम दोनों मिलकर कैंडल ब्लू करेंगे। आरव ने कहा पापा क्या मम्मा भी हमारे साथ केक काटने आ सकती है? मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ मिलकर केक कट करें। बोलो ना पापा, मम्मी आ सकती है क्या? इस छोटे से बच्चे का अपनी माँ के साथ बर्थडे बनाने की विश्व को भला कौन मना करेगा? हालांकि आरव की इस बात से वहां खड़े सभी लोग सहमत नहीं थे, लेकिन किसकी हिम्मत थी कि कोई कुछ भी बोल सके? आदित्य तो खुद चाहता था कि वह इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। आदित्य ने आरव की बात समझते हुए कहा क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल, वह भी हमारे साथ केक कट कर सकती है। आरव अपने हर बर्थडे पर सिर्फ एक ही विश मांगता था कि उसकी मम्मा आ जाए, लेकिन उसकी यह इच्छा उसके चौथे बर्थडे पर जाकर पूरी हुई थी। काव्या को बहुत खुशी थी कि उसने आदित्य का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और वह पार्टी में आ गई। काव्या तो सिर्फ आरव में खो गई थी, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि लोग उन तीनों को एक परफेक्ट फैमिली की तरह देख रहे थे। उसने तो रानू के उड़े हुए चेहरे को भी नहीं देखा कि रानू उसे इस तरह से घूर रही थी कि उसे अभी जान से खत्म कर देगी। कैंडल ब्लू करने से पहले आरव ने एक छोटी सी विश मांगी, प्लीज गॉड मेरे मम्मा पापा हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी यह विश पूरी कर देना। पार्टी हॉल में सभी लोगों ने उसकी यह विश सुनी, लेकिन काव्या तो आरव के ख्यालों में खो गई थी। उसने आरव की यह विश सुनी ही नहीं, सभी लोग सिर्फ इसी बारे में बात कर रहे थे। सभी लोग जानते थे कि आरव के पापा कौन है, लेकिन सभी लोग ये भी जानते थे कि आरव की मामा कौन है। क्या आरव रानू को अपनी मम्मा बता रहा है? लेकिन रानू तो उसे पार्टी से दूर खड़ी थी और वह रानू को आंटी कह कर बुलाता था। क्या आरव सच में काव्या को ही अपनी मम्मा बता रहा था और वह उन दोनों को ही एक होने की विश मांग रहा था? सिंपल सी बात है, आरव काव्या और आदित्य को ही एक होने की विश मांग रहा था। वह दोनों एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। हालांकि रानू भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, वह पार्टी की डिम लाइट में बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन काव्या सूरज जैसी चमक रही थी। रानू को इतना गुस्सा आ रहा था, वह उन दोनों माँ बेटे को अपने हाथों से जान से मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कुत्तों को खिला दे। किसी को भी रानू से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। काव्या जब से पार्टी में आई थी उसने तो रानू की तरफ देखा भी नहीं था, वह तो सिर्फ अपने बेटे में खो सी गई थी। फिर काव्या ने अपने दिमाग से इन सारे ख्यालों को बाहर निकाला और सर उठाकर उसने देखा तो सामने ही उसे आरती दिखाई दी और आरती बुरी तरह काव्या को घूर रही थी। आरती ने अपनी नजर काव्या पर से नहीं हटाई। तभी काव्या को एहसास हुआ कि जरूर आरती के दिमाग में कुछ न कुछ चल रही है जो मेरे लिए अच्छी नहीं होगी। तभी काव्या ने भी उसे घूरना शुरू किया। काव्या बस यही सोच रही थी कि आरती उस पर पहला वार कब करे, तब वह उस पर अपनी साल चलेगी। फिर आरव ने केक कटिंग किया और केक काटने के बाद आदित्य ने थोड़ी सी स्पीच दी। फिर सभी लोग खाना खाने चले गए। सभी लोगों को खाना खाते जाते देखा। आदित्य की माँ जो काव्या की तरफ मुस्कुरा रही थी, वह अब अपना नाटक और ज्यादा देर नहीं कर सकती। वह काव्या के पास आती है और उससे कहती है, मुझे तुम्हें यहाँ पार्टी में आने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम इस तरह सज के सवार के आए हो, दिखाना क्या चाहती हो? काव्या अपने शांत भाव से उनकी बात को सुन रही थी। जब वह आदित्य के साथ शादी में थी तब भी वह आदित्य की माँ की बातें ऐसे ही सुना करती थी। उसके इसी बिहेवियर से आदित्य की माँ को लगता था कि कभी वह उनके परिवार की फैमिली का हिस्सा नहीं बन पाएगी। उन्हें लगता था कि वह बेकार है, किसी काम की नहीं है, वह कभी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वह काव्या को कभी पसंद नहीं करती थी। तभी काव्या ने प्यार से उनकी बात का जवाब दिया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। इसी वजह से उन दोनों के बीच हमेशा लड़ाई होती थी। यह सुनकर आदित्य की माँ का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लेकिन काव्या ने तो उन्हें ऐसा कुछ गलत बोला था ही नहीं। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम क्या चाहती हो? तुम यहाँ इसीलिए आए हो ना ताकि तुम आदित्य और रानू की शादी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सको। आदित्य और रानू बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, इसीलिए अपने दिमाग में तुम कोई गलतफहमी मत पालना।
और तुम अब हमारे परिवार का हिस्सा भी नहीं हो और कभी हो भी नहीं सकती हो, इसीलिए अपनी गंदी चले चलना बंद करो दो। आदित्य की माँ को ऐसा लग रहा था कि काव्या आदित्य को अपनी ओर अट्रैक्टिव करने के लिए पार्टी में आई है, इस बात का मजाक उड़ाते हुए काव्या जोर जोर से हंसने लगी। उसे आदित्य में कोई इंटरेस्ट नहीं था। काव्या ने आदित्य की माँ को ऐसा जवाब दिया था जिससे वह हिल गई। वह कहती है, मैसेज ओबरॉय मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। यहाँ पार्टी में एक लड़का है जिसकी तरफ मेरी आंखें अट्रैक्टिव हो रही है और वह आपका नहीं, मेरा बेटा है, मेरा आरव। आपको समझ में आया? काव्या के कहने से साफ साफ नजर आ रहा था कि उसे आदित्य की कोई परवाह नहीं है। उसे आदित्य से कोई लेना देना नहीं है और उसे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। काव्या के इस एटीट्यूड से आदित्य की माँ और भी ज्यादा भड़क गई। उसे लगा कि काव्या की ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे हुई। फिर उन्होंने गुस्से में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या इरादा लेकर यहाँ आए हो, लेकिन तुम एक बात याद रखना, तुम दोबारा आदित्य की जिंदगी में कभी नहीं आ सकती हो। और तुमने किसी भी प्लान में आरव को शामिल करने की कोशिश की तो तुम एक बात याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर आरव के हाथ में से केक की प्लेट नीचे गिर गई और ऐसे बिगड़े हुए हालातों में उसे ऐसा करना जरूरी भी था। तभी आदित्य की मां ने आरव का हाथ खींचा और उसके सूट पर लगे केक के दाग हटाने लगी। आरव बेटा, आज इतनी लापरवाही क्यों कर रहे हो तुम? आदित्य की मां की बात सुनकर आप डर गया। दादी, तभी आदित्य की मां को एहसास हुआ कि उनके चिल्लाने की वजह से बच्चा डर गया है। तभी आदित्य के पिता ने जोर से कहा, रानू जाओ, जाकर आरव के कपड़े चेंज कर दो, आज बहुत तमाशा हो गया है, अब तुम अपना तमाशा करना बंद कर दो। जब से मेहमान आए हैं सिर्फ तमाशा ही देख रहे हैं। रानू आरव का हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगी। आरव ने उसके हाथों में से अपना हाथ खींच लिया और अपनी दादी का हाथ पकड़ लिया। फिर उन्होंने आरव को अपनी गोद में उठाया और उसके कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। काव्या से अपनी लड़ाई जैसे तो वह बोली गई थी। आदित्य के पिता को भी वहां खड़े रहना सही नहीं लग रहा था, इसलिए वह भी उनके पीछे पीछे चले गए। आरव पीछे मुड़कर अपनी मां की आंखों को देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह बोल रहा हूं, मैं भी आता हूं मां, तुम कहीं जाना मत। काव्या को भी उसकी आंखों में देखकर ऐसा ही लग रहा था। काव्या और आरव 3 साल में पहली बार मिली थी, लेकिन काव्या को उसके बेटे के बारे में जानने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन उसे ये तो पता चल गया था कि कम से कम उसका बेटा उसकी परवाह करता है। वह समझ चुकी थी कि वह उसे कितना मिस करता है। उसने महसूस कर लिया था कि उसने वह केक की प्लेट जानबूझकर गिराई थी। क्या कर सकती थी? ऐसे में काव्या केक की प्लेट गिराने का एक ही मकसद था, ताकि आदित्य की मां का गुस्सा शांत हो जाए। इसलिए उसका आरव की कस्टडी के लिए लड़ने का इरादा और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। काव्या ने सोचा कि आदित्य की रानू से शादी होने के बाद उसके और भी बच्चे होंगे, इसीलिए वह आरव का ध्यान नहीं रख पाएगा और आदित्य का ध्यान अपने बाकी बच्चों में बच जाएगा। और वह रानू तो बहुत अच्छे से जानती थी कि शादी के कुछ टाइम बाद ही वह आरव को चैन से जीने भी नहीं देगी। पर पहले उसे ये देखना था कि वह आरव को सब कुछ दे सकती है। उसे वह सारी सुख सुविधा देनी होगी जो आदित्य उसे दे रहा था। यही सोचते और अपने इरादों को पक्का करते हुए वह वहां से उठी और वहां से जाने लगी। तभी आदित्य ने उसे पीछे से आवाज लगाई, काव्या। उसने पीछे मुड़कर बिना फीलिंग से आदित्य की तरफ देखा। उसे आदित्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आदित्य को बस यही बात तो खाई जा रही थी। फिर आदित्य ने उससे कहा, तुम्हें यहाँ बुलाने का सिर्फ एक ही कारण था आरव, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। वह सीधे शब्दों में बस यही कहना चाहता था कि उसकी मां ने जो भी कहा है वह उनका दिल पर ना ले। तभी काव्या ने शांति से जवाब दिया, मैं इन सारी चीजों को झेलने के लिए तभी तैयार हो गई थी जब मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए हाँ किया था। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य, इतना बोलकर काव्या मुस्कुराए और मुड़कर चली गई। आदित्य उसे पीछे से देखता और मुस्कुराता रहा। तभी चारों ओर बातें
कर रहे लोगों की बातें उसके कानों तक पहुंची और उसे महसूस हुआ कि वह लोग सिर्फ उसके और उसकी पहली बीवी काव्या के बारे में ही बातें कर रहे हैं। काव्या आज तक इतनी खूबसूरत और इंटरेस्टिंग कभी नहीं लगी थी। वह इतनी कैसे बदल सकती है, ये वह सवाल था जो आदित्य के दिलो दिमाग में घूमता रहा। उसके पास बैठी रानू को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर जैसे ही उसे काव्या की ओर से आरती आते हुए दिखाई दी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। काव्या को अकेले बाहर जाता देख आरती उसके पीछे जाने लगी। वह आज काव्या को ऐसे अकेले तो नहीं जाने दे सकती थी। वह उसे आज अपनी थोड़ी दुश्मनी का बदला तो जरूर लेगी। तभी काव्या ने आरती की परछाई देख ली। आरती मुस्कुराते हुए पीछा आ रही थी। काव्या फिर एकदम रुकी और उसने पीछे मुड़कर आरती को देखा और आरती की तरफ आगे बढ़ी। आरती को इतना भी मौका नहीं मिला कि वह वहां से दूर हट जाए। काव्या के अचानक मुड़ने से आरती हैरान हो गई थी और आरती को अपनी असलियत छुपाने का कोई कारण नहीं था। आरती उससे घूरते हुए कहती है, काव्या तुम्हें यहाँ आने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। तुम वैसे भी बहुत बुद्धि बेकार लगती हो। टाइम बीत गया, तुम बुरी बेकार बद्धी और अजीब सी हो गई हो। आरती को लगा कि वह जीत गई। तभी काव्या ने उससे कहा, तो तुम यहाँ मुझ पर हंस रही हो? फिर आरती ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे तुम पर हंसना ही नहीं पूरा बर्बाद करना है। काव्य तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। हाँ आरती मुझे सब पता है। शायद 6 साल पहले वाली काव्या रहती तो उसे कुछ पता नहीं होता, लेकिन आज की काव्या को सब पता है। आरती तुम वह लड़की हो जिसे मेरे परिवार ने पाल पोस कर बड़ा किया है। काव्या के मुंह से ऐसी बात सुनकर आरती को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका था। उसने कहा, पता नहीं पापा ने हमेशा तुम्हें बेस्ट ही दिया है। फिर काव्या ने उसकी बात को काटते हुए कहा, क्योंकि मैं उनकी असली बेटी हूँ, बस इसीलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मेरे पास तुम्हें खत्म करने के लिए एक प्लान है। क्या तुम बता सकती हो वह क्या है? काव्या ने शांति से कहा, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो। फिर अचानक आरती थोड़ा हिली और पेट पकड़कर उसने जोर जोर से चिल्लाया, दीदी प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो, सारी गलती मेरी ही थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी इस हरकत से वहां सारे मेहमान उसे देखने लगे। आरती जोर जोर से चिल्लाकर यह सब कुछ कह रही थी। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए। आरती का जोर जोर से चिल्लाना सभी लोगों को अपनी तरफ खींच रहा था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि आरती ने ये सब नाटक किया है। वह सभी लोग काव्या को घूर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जरूर काव्या ने कुछ किया होगा, क्योंकि आरती नाटक बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी। आरती के इस तरह चिल्लाने से उसका पति भी उसकी तरफ खींचा आया। वह अपनी पत्नी के पास नीचे बैठा और उसे चिंता से देखते हुए कहने लगा, आरती क्या हो रहा है? तुम्हें किसने किया? बताओ मुझे, तुम्हें ये किसने किया है? आरती काव्या की तरफ देखते हुए अपने पति का हाथ पकड़ते हुए धीरे धीरे से बोली, आशीष मुझे यकीन है कि दीदी ने ही जानबूझकर यह सब किया होगा। अभी आप इनका कुछ मत करना, हम बाद में सोचेंगे। मुझे अभी हमारे बच्चे की फिक्र हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बच्चा, उसकी यह बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। उन्हें लगा कि काव्या ने जानबूझकर आरती को धक्का दिया है। इसके आगे का जानेंगे हम इस कहानी के अगले एपिसोड में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम इस कहानी का अगला एपिसोड डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।